वेलकम टू माय चैनल लोटस साइंस। और आज हम लोग उस ऑर्गेनेली या कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जो साइटोप्लाज्म में रहता है और काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सेल के अंदर में जितनी भी घटनाएं होता है सब का सब इंफॉर्मेशन भी रखता है। वो अगर सेल के अंदर में अगर डिवीजन करना रहता है तो वो भी वो करवाता है, कंट्रोल करता है। अगर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना रहता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, वो भी कंट्रोल करता है। यानी सेल के अंदर में जितनी भी क्रियाएं होती है, प्रोसेस होते हैं, सब का सब वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, सारा इंफॉर्मेशन रखता है। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ऐसा न्यूक्लियस कंपोनेंट या ऑर्गेनेली है जो वो जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल या हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर में जितनी भी घटनाएं होती है, जो भी प्रोसेस होते हैं, सारा का सारा कंट्रोल वो न्यूक्लियस करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल होता है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो न्यूक्लियस का सबसे पहले डिस्कवर या खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। सेल ऑफ ऑर्चिड या ऑर्चिड के सेल्स किया था। और इसका अगर अकरेंस देखें, अगर प्रेजेंस अगर हम लोग देखें कहाँ ये न्यूक्लियस पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है, तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में ये एडवांस या ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस रहता है। और आपका जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपका न्यूक्लियस नॉन एडवांस होता है, जो जिसको हम लोग इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं या इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग। तो आपका यूकैरियोटिक सेल में क्या हो गया, एडवांस हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, जबकि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन एडवांस हो गया और प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया। यानी गोया कि आपका न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंस रहता है, लेकिन एक में आपका प्रिमिटिव होता है और दूसरे में आपका एडवांस और वेल डिफाइन होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म से जेनेटिक मटेरियल को और न्यूक्लियोलस को दोनों को ये अलग अपना एक बाउंड्री के अंदर में रखता है। ये न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में हर एक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सिर्फ कुछ को छोड़कर। किसको छोड़ के, तो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में ये आपका डीन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। और किसमें, सिव सेल में। सिव सेल क्या है, तो आपका फ्लोएम का जो फ्लोएम में जो फूड कंडक्शन होता है, जो कंपोनेंट है फ्लोएम का, ये कंपोनेंट का नाम है सिव सेल, जो आपका कंडक्शन ऑफ सुक्रोज करता है। और उसमें ये डीन्यूक्लिएटेड या इन्यूक्लिएटेड होता है। पहले तो होता है, लेकिन बाद में जब मैच्योर हो जाता है तो वहां से वो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली गायब हो जाता है, क्योंकि इसको फूड का कंडक्शन करना रहता है, स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए वो डीन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। उसी प्रकार मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में आपका डीन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं या इन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उसको आपका ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के उसको सेल के बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाना रहता है। और वो अगर वहां पे अगर इन्यूक्लिएटेड या डीन्यूक्लिएटेड नहीं होगा तो वो हेमोग्लोबिन ज्यादा कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंस रहेगा, प्रोकैरियोट में भी रहेगा और यूकैरियोट में रहेगा। अगर हम लोग शेप और साइज देखें न्यूक्लियस का, तो ये वेरी करता है, जनरली ये ओवल या स्फेरिकल होता है। अगर हम लोग न्यूक्लियस की पोजीशन का बात करें, तो न्यूक्लियस का पोजीशन साइटोप्लाज्म में जहां पे मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एक्सेस होगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा, वहां पे वो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। अगर ओल्डेस्ट प्लांट के अगर सेल में देखें तो न्यूक्लियस साइड में रहता है, सेंटर में नहीं रहता है, लेकिन जनरली ये न्यूक्लियस ज्योमेट्रिकल सेंटर में ये प्रेजेंट रहता है। तो और अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में ये जो मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और ये आप जो देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये फॉलो करता है आपका सिंगर एंड निकोलसन जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया है, ये मेम्ब्रेन फॉलो करता है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को। ये आप आउटर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ जो देख रहे हैं ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं प्री न्यूक्लियर स्पेस। और इन तीनों को मिला के हम लोग एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डबल मेम्ब्रेन का होता है और ये फॉलो द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल करता है। और ये जो देख रहे हैं ये गैपिंग, ये आपका न्यूक्लियर पोर है। इस न्यूक्लियर पोर से मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म।
यानी सेल के अंदर, आउट और अंदर यानी सेल के बाहर और अंदर मटेरियल का हस्तांतरण या ट्रांसफर या एक्सचेंज होता है इस पोर के द्वारा। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और ये क्या चीज है, तो ये है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस कहां पे रहेगा, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ये फ्लॉट करेगा और ये मेम्ब्रेन लेस होता है और इसका कंपोजिशन राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना रहता है और इसमें दोनों को ज्वाइन करने वाला कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट रहता है। यानी इसमें तीन चीज कंपोजिशन हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया और क्या हो गया आपका कैल्शियम आयन। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं धागानुमा स्ट्रक्चर, ये जो धागानुमा स्ट्रक्चर इसमें है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। ये असल में सेल जब रेस्टिंग फेज में होता है, सेल साइकिल के जो फेज होता है, एक G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 होता है, ये तीनों को मिलाकर लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। जब सेल साइकिल सेल डिवीजन फेज में अगर ना हो तो इस रेस्टिंग फेज में ये जो डीएनए है इसी प्रकार का ये नेट में ये बिखरा हुआ, उलझा हुआ, अनकॉइल्ड या अनकंडेंस फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल है और ये अनकंडेंस फॉर्म में है, पूरा बिखरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। ये कहां रहेगा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में रहेगा। ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये जो देख रहे हैं ये असल में राइबोसोम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बाहरी सरफेस पे, इनर सरफेस नहीं, बाहरी सरफेस पे ये राइबोसोम रहता है और ये राइबोसोम बनता है यहीं पे न्यूक्लियोलस में। कहां बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। और राइबोसोम में राइबोसोम यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म बनने के बाद ये न्यूक्लियर पोर के होते हुए साइटोप्लाज्म में आता है और ये फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है उसका मेन काम रहता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो गोया कि इस न्यूक्लियस के अंदर में अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो ये न्यूक्लियस जो हो जाए फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। कितना चीज से, क्योंकि यहाँ पे ये या खुद ये आपका ये बनाता है राइबोसोमल आरएनए और बाहर से आता है आपका प्रोटीन और असेंबली ऑफ प्रोटीन, यहाँ असेंबली ऑफ प्रोटीन और राइबोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में होता है और यहाँ पे बन जाता है आपका राइबोसोम। तो न्यूक्लियोलस क्या कहलाएगा, तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहलाएगा और वो राइबोसोम न्यूक्लियर पोर होते हुए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और उस राइबोसोम को हम लोग क्या कहेंगे, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी वो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। अब ये जो देख रहे हैं ये असल में जितना भी है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल का इंडोस्केलेटल सिस्टम भी कहलाता है, क्योंकि सेल सबसे पहले, अगर सेल का अगर हम लोग बात करें तो सेल में सबसे पहले आपका बाहरी में आपका सेल वॉल होता है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये पूरा का पूरा ये हर जगह थ्री डायमेंशनल में या स्पेस में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला रहता है और सेल को ये कोलैप्स होने से बचाता है, इसलिए इसको हम लोग इंडोस्केलेटल सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं। जिस प्रकार के ह्यूमन में या किसी मेमल में या किसी एनिमल्स में बॉन्ड्स होता है तो वो स्केलेटल कहलाता है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर में आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ये स्केलेटल का काम करता है। अब देखेंगे इसका डिस्कवर जो हो गया रॉड ब्राउन ने क्या था, कब क्या था आपका 1831 में, 1831 में क्या था, रूट सेल ऑफ ऑर्चिड से क्या था, शेप और साइज दोनों ही वेरिएबल होता है। हालांकि अक्सर इसका शेप ओवल और स्फेरिकल होता है, साइज वेरिएबल होता है। और यहाँ पे आउटर ये दोनों के बीच में एक जो स्पेस है इसको प्रीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, यहाँ पे हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका अकरेंस देख लेते हैं। ये तो प्रेजेंट इन बोथ दोनों में पाया जाएगा, किसमें रहेगा, यूकैरियोट सेल में रहेगा, प्रोकैरियोट में भी रहेगा। लेकिन यूकैरियोट में जो रहेगा ये जिसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं या एडवांस न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा और जो उसमें क्या होगा आपका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर में होगा। और ये किसमें नहीं होगा, एक्सेप्ट है मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसी और सिप सेल या सिप ट्यूब में आपका क्या नहीं पाया जाएगा, तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, डायरेक्ट रहेगा साइटोप्लाज्म में। अच्छा, इन ओल्डर सेल देखें तो स्मॉलर न्यूक्लियस होगा, क्यों, क्योंकि अगर सेल अगर ओल्ड हो, किसका, प्लांट का, अगर यूकैरियोटिक सेल अगर प्लांट का अगर ओल्ड हो तो वहां पे न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि
प्लांट सेल में होता क्या चीज है, आपका वैक्यूल का साइज जब बढ़ जाता है तो वो आपका न्यूक्लियस एक साइड अवे फ्रॉम द सेंटर दूर चला जाता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। इन यंग सेल में लार्जर होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, क्योंकि काफी वहां पे एक्टिव रहता है और बहुत सारा काम मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी होता है, इसलिए यह आपका साइज बड़ा होता है। अच्छा, नंबर अगर देख लें तो अगर किसी सेल में, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में अगर एक न्यूक्लियस है तो मोनोन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, और किसी ऑर्गेनिज्म अगर सेल में अगर दो है तो उसको बाइन्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। तो वैसा एग्जांपल कौन है, मोस्ट कॉमन केस इन एनिमल एंड प्लांट दोनों में सिंगल न्यूक्लियस ही पाया जाता है मैक्सिमम, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। बाइन्यूक्लियोटाइड सेल जो है हैव टू न्यूक्लियस उसमें पाया जाएगा, इसका पैरामीशियम और लीवर और जाके आपका सेल्स ऑफ कार्टिलेज होगा। उसी प्रकार मल्टी न्यूक्लियस यानी मल्टी न्यूक्लियर किसमें होगा, आपका मल्टी न्यूक्लियर किसमें होगा तो आपका राइजोपस में होता है, और ह्यूमन के एनिमल के केस में ऑस्टियोब्लास्ट सेल में होता है, यानी आपका दो से अधिक उसमें क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। अब जो हम लोग मोनोन्यूक्लियोटाइड देख लिए सेल, बाइन्यूक्लियोटाइड सेल देख लिए, अब लोग देखते हैं मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल। मल्टी न्यूक्लियोटाइड सेल जो है जिसमें दो से अधिक आपका न्यूक्लियस होगा, तो इन प्लांट में राइजोपस एग्जांपल है, एनिमल में ऑस्टियोब्लास्ट सेल एग्जांपल है, यानी वैसा सेल जिसमें दो से अधिक न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पे देखते हैं पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सच ए रीजन ऑफ सेल वेयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम, यानी सेल के अंदर में, कोशिका के अंदर में, साइटोप्लाज्म में जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगा वहां पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। यूजुअली इज प्रेजेंट एट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ सेल। अक्सर ये यूजुअली जो है ये सेल के अंदर में ये जो ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होता है यूजुअली वहां ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्सेस होगा, अधिक होगा, वहां ये डिलोकलाइज होता है, वहां चला जाता है। बट इन ओल्ड प्लांट सेल, लेकिन जो पुराना प्लांट सेल है, ओल्ड प्लांट सेल है जिसका एजिंग हो चुका है एक्सेस, न्यूक्लियस बिकम्स एक्सेंट्रिक, यानी सेंटर से दूर चला जाता है, एक्सेंट्रिक ड्यू टू इनलार्ज वैक्यूल, यानी वैक्यूल का साइज अगर बड़ा हो जाए, वैक्यूल का साइज क्या हो जाएगा, अगर ये मान लो ये सेल है और सेल के अंदर में ये काफी बड़ा अगर वैक्यूल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक हो जाएगा। किस केस में, तो ओल्ड प्लांट सेल में। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लिए। उसके बाद देखिएगा न्यूक्लियस के अंदर में कंसिस्ट क्या क्या रहेगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, दो चीज होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होगा, दोनों ही फ्लूइड प्रोजेक्ट मॉडल होगा, और दोनों 75 एंगस्ट्रम का इसका थिकनेस होगा, और फॉलो द फ्लूइड प्रोजेक्ट मॉडल करेगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा उसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसमें तीन चीज कंसिस्ट करेगा न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्या क्या कंसिस्ट करेगा, तो क्रोमेटिन नेट रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा, और आपका राइबोसोम रहेगा, एटीएस। ठीक है, यहाँ पे तो क्रोमेटिन नेट क्या चीज है, असल क्रोमेटिन नेट जो है ये अनकंडेंस या अनकॉइल्ड फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये क्रोमोसोम का, और वो न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में वो प्रेजेंट रहता है रेस्टिंग फेज में। जब सेल साइकिल में सेल जब रेस्ट करता हो इंटरफेज में, तो उस स्थिति में आपका सेल के अंदर में जो क्रोमेटिन नेट जो होता है वो आपका ये बिखरा हुआ अनकॉइल्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग आपको क्रोमेटिन नेट बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इज अनकंडेंस या अनकॉइल्ड। ठीक है, कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम व्हिच रिमेन्स इन इंटरफेज या रेस्टिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के रेस्टिंग फेज में जो क्रोमोसोम है वो अनकॉइल्ड और अनकंडीशन फॉर्म रहता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन नेट बोलते हैं, वो बिखरा हुआ रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। अच्छा, न्यूक्लियस देखिएगा, न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किया था, आपका फॉन्टेना ने किया था। इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस में किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और इसका जो कंपोजिशन है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन और कैल्शियम आयन से मिलकर बना रहता है। अब इसका पोजीशन अगर देखें तो न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में अगर इसका न्यूक्लियस का अगर पोजीशन देखें तो न्यूक्लियस रिमेन्स अटैच्ड विद स्पेसिफिक साइट ऑफ क्रोमोसोम, स्पेसिफिक साइट कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। देखिए यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, दोनों आर्म क्रोमोसोम का है,
यहाँ पे आपका ये जो स्पेसिफिक हर एक जो न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमोसोम होगा, हर एक क्रोमोसोम में ये अटैच नहीं होगा। यानी न्यूक्लियस के जिस क्रोमोसोम के जिस पोर्शन से वो अटैच होगा, यानी इस पोर्शन को सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यहाँ पे मुड़ा हुआ रहता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक क्रोमोसोम बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। और जिस एरिया में रहता है, जिस जगह रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये स्पेसिफिक जिस क्रोमोसोम में पाया जाएगा उसको नॉक क्रोमोसोम बोलेंगे, जिस जहां पे रहेगा उसको बोलेंगे नॉर बोलेंगे, यानी न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलेंगे। यहां लिखिए न्यूक्लियस रिमेन्स अटैच्ड विद स्पेसिफिक साइट कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी नॉर ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम कहलाता है। और ये जो है यहाँ पे आपका, जहां पे ये दोनों आर्म जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, और इसी सेंट्रोमियर को हम लोग ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो सारे क्रोमोसोम मेटाफिल में जब सजता है तो यहीं से स्पेंडल फाइबर अटैच होता है, क्रोमोसोम को यहाँ से खींचता है। इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही आपका क्रोमोसोम के शेप को आपका डिफाइन करता है, या ये क्रोमोसोम को शेप को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन देता है। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन किसको बोलते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस अटैच होता है जिस जगह, उसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। ये हर एक क्रोमोसोम नहीं होगा, कुछ क्रोमोसोम में होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर ऑफ जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अगर मेटाफेज में अगर देखें तो इसी टाइप का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ जो ये जो क्रोमोसोम के अंदर में जो मेम्ब्रेन है, ये क्रोमोसोम के बाहर में, इसका नाम है पेलिकेट। ये क्रोमोसोम का मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर में एक प्रकार का जेली टाइप का सब्सटेंस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में ये आपका क्रोमोनीमाटा, इसका नाम है, क्रोमेटिन फाइबर से बदल हो जाएगा, यहाँ नाम किसमें, क्रोमोनीमाटा। ये क्रोमोनीमाटा इसी मैट्रिक्स में आपका एम्बेडेड रहता है, इसको हम लोग क्रोमोनीमाटा बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये आपका ये पोर्शन है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के जस्ट ऊपर, यानी टीलोमियर, टिल पे चढ़ना यानी टीला, तो टीलोमियर, ये जो आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के जो ये एरिया है इसको टीलोमियर बोलते हैं। ये टीलोमियर का क्या काम है, ये दो क्रोमोसोम को फ्यूज, ये आपका इन पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसका फंक्शन है ये आपका दो क्रोमोसोम को फ्यूजन होने से ये बचाता है। ये सैटेलाइट है आपका। और ये जो है यहाँ पे दो क्रोमोसोम का आर्म जहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर, जहाँ पे स्पेंडल फाइबर आके अटैच होता है। और मेटाफेज में स्पेंडल फाइबर इसको क्या करता है, दोनों दो क्रोमेटिड को अलग अलग करता है। और इसका नाम क्या है, क्रोमोनीमाटा। और ये जो आपका जो देख रहे हैं इसका नाम है क्रोमोमियर। क्या नाम है इसका, क्रोमोमियर, क्रोमोमियर। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर है इस मेटाफेज में। ये आपका एक क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड देखा है, सिस्टर क्रोमेटिड को, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम है, मेटाफेज का ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखिए टीलोमियर, इन पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, फंक्शन क्या है, प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ टू क्रोमोसोमल इन, दो क्रोमोसोम के इन को ये फ्यूजन होने से बचाता है, ये फंक्शन है। अच्छा, ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ पे ये डिटरमाइन द शेप ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के शेप को डिटरमाइन करता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और जो सेंट्रोमियर है जिसको ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, ये सेंट्रोमियर है, यहीं से स्पेंडल फाइबर अटैच होता है और यहीं से इसको खींच के ऊपर ले जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर क्या है, ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम। और जीन जो होता है, ये जो जीन जो होता है डीएनए में, यानी जीन क्या चीज है, तो सेगमेंट ऑफ डीएनए या डीएनए का वो छोटा टुकड़ा जो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो, वो आपका जीन कहलाता है। मान लो डीएनए का अगर एक छोटा टुकड़ा, अगर ये डीएनए है और ये डीएनए का एक छोटा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा आदमी के हाइट को कंट्रोल करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। तो जीन इज द रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोल द ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम। तो जीन क्या चीज है, एक डीएनए का एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जीन क्या चीज है, तो पैसेंजर ऑफ क्रोमोसोम, जीन क्या है, पैसेंजर ऑफ क्रोमोसोम कहलाता है। अच्छा, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखिए क्या चीज है, तो न्यूक्लियस का फंक्शन है, तीन मेन फंक्शन है, और भी फंक्शन है। इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगा सारा का सारा कंट्रोल न्यूक्लियस करेगा। और इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हेरिडिटी, यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक
एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर जो करता है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इसका आपका हेरिडिटी में बहुत बड़ा रोल होता है न्यूक्लियस का। और इट कंट्रोल सेल डिवीजन, ये 3 काम मेन हो गया, यानी सेल डिवीजन को कंट्रोल करेगा, हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है आपका कंट्रोल करेगा। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखिए, हेल्प इन बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम क्या करता है, ये बनाता है। सेल के अंदर में राइबोसोम क्या करता है, ये बनाता है। मान लो आपका यहाँ पे, और दूसरा न्यूक्लियस इज साइट फॉर असेंबली ऑफ राइबोसोम। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो सेल के अंदर में जो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर जो होता है आपका, ये न्यूक्लियर पोर, और ये न्यूक्लियर पोर से यानी साइटोप्लाज्म से यहाँ पे आपका प्रोटीन जाएगा, और ये जो डीएनए है यहाँ पे जो नेट क्रोमेटिन फाइबर है, ये क्या बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। राइबोसोमल आरएनए बनेगा, इधर यहाँ ये बनाएगा, और इधर से आपका प्रोटीन जाएगा, और ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए और कैल्शियम आयन तीनों मिला के क्या बना दे रहे हैं, यहाँ पे असेंबली होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस पे ये बनाएगा आपको राइबोसोम, ठीक है, ये राइबोसोम बनाएगा। ये राइबोसोम जब बनाने के बाद कहाँ बनेगा, कौन बनाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर बनेगा, यही असेंबली होगा। यानी ये कौन आरएनए, ये राइबोसोमल आरएनए कौन बनाएगा, ये डीएनए बनाएगा, यानी क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए बना दिया, इधर से प्रोटीन गया, कैल्शियम आयन गया, तीनों मिलके क्या किया, राइबोसोम बना दिया। अब ये राइबोसोम पुनः ये आपका यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और जब जरूरत होगा तब ये प्रोटीन बनाने का कार्य करेगा, और सेल के अंदर में जहाँ पे डिमांड होगा वहां भेजने का कार्य करेगा। और ये हम लोग फंक्शन भी देख लिए, सारा चीज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम भी देख लिए, और यहाँ पे हम इस टॉपिक को अभी बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और मिलते हैं।